हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया हुआ है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में राजस्व के वितरण तथा उन्हें राज्यों के बीच में आवंटन की सिफारिश करता है। वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक संस्था के रूप में भी कार्य करता है। तो आज की इस क्लास में हम वित्त आयोग का गठन, उसकी संरचना और उसके सदस्यों की योग्यताओं के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। वित्त आयोग को फाइनेंस कमीशन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख, यानी भारतीय संविधान के किस भाग में और किस अध्याय में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है तथा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है तथा भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में उसके अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। और मैं आपको यह बता दूं कि भारत में पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ और अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो भारत में पहले वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 में लाया गया था। यानी 1951 में भारतीय सरकार के द्वारा वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 लाया गया था और इस अधिनियम के अंतर्गत पहले वित्त आयोग का गठन किया गया। यानी पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 22 नवंबर 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। और उस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। यानी केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया। तो यहां पर यह आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 के द्वारा किया गया और पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया। वर्तमान समय तक 16 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया हुआ है और उसमें यह बात दी हुई है कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान के लागू होने के 2 वर्ष के अंतराल में और फिर इस तरह से 5 वर्ष की अवधि के बाद वित्त आयोग का गठन करेगा। यानी भारत का राष्ट्रपति जब संविधान लागू हो जाएगा तो संविधान के लागू होने के 2 वर्ष के अंतराल में वित्त आयोग का गठन करेगा। फिर उसके बाद 5 वर्ष की अवधि के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और वित्त आयोग का गठन आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले भी किया जा सकता है। यानी वित्त आयोग का गठन की जिम्मेदारी किसकी है? भारत के राष्ट्रपति की है। किसकी? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा और कितने वर्ष बाद करेगा? कितने वर्ष के अंतराल के बाद करेगा? 5 वर्ष के अंतराल के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन आवश्यकता पड़ जाती है तो आवश्यकता अनुसार वित्त आयोग का गठन उससे पहले भी किया जा सकता है। इसके बाद वित्त आयोग की संरचना। वित्त आयोग की संरचना से तात्पर्य है कि वित्त आयोग में कितने सदस्य हैं और उन सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है। यानी वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष 1 और सदस्य 4 सदस्य होते हैं। यानी वित्त आयोग में 4 सदस्य हैं, जिनमें से 2 सदस्य पूर्णकालिक हैं, 2 सदस्य पूर्णकालिक तथा 2 सदस्य
अंशकालिक। तो वित्त आयोग का एक अध्यक्ष है और 4 सदस्य इसमें नियुक्त किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। कार्यकाल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है, यानी उन्हें दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि वित्त आयोग के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को दी हुई है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता, वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, तो यह संसद के कानून के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी यह शक्ति किसको है कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए और वित्त आयोग के सदस्यों के बारे में अन्य प्रकार के कानून बनाने की शक्ति भारतीय संसद को दी हुई है। भारतीय संसद ही वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण करती है, उनकी अवधि निर्धारित करती है। तो यहां पर हम आगे देखते हैं कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं, यानी वित्त आयोग के सदस्यों की क्या योग्यताएं हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वित्त आयोग प्रकीर्ण और उपबंध अधिनियम 1951 में भारत के वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख किया हुआ है और इसके साथ साथ उन बातों का भी उल्लेख किया हुआ है जो उनकी निरर्हता से संबंधित है, यानी उनकी अयोग्यताओं से संबंधित है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280(2) में किया हुआ है। किसमें किया हुआ है? 280(2) में किया हुआ है। तथा इसके साथ साथ वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 3 में उसकी योग्यताओं का वर्णन किया हुआ है। तो हम यहां पर देखते हैं कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं क्या हैं। नंबर 1, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो या इस तरह के पद के लिए योग्यता रखता हो, उस व्यक्ति को वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। नंबर 2, भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत के लेखा और वित्त मामलों का विशेष तरह का ज्ञान रखता हो, उसको वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। नंबर 3, प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव रखने वाला व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति जो प्रशासन का और वित्तीय मामलों का बहुत अधिक अनुभव रखता हो, बहुत अधिक एक्सपीरियंस रखता हो, तो उस व्यक्ति को भी वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। नंबर 4, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो, यानी वह व्यक्ति जो अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा निपुण हो, अर्थशास्त्र का विशेष रूप से ज्ञाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद आयोग का सदस्य होने के लिए अयोग्य व्यक्ति, यानी यह वित्त आयोग अधिनियम 1951 में दिया हुआ है कि ऐसे व्यक्ति जो वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त होने के लिए अयोग्य हैं, तो वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं। यदि वह विकृत चित्त का व्यक्ति है, विकृत चित्त से तात्पर्य है जिसकी मानसिकता विकृत है, मानसिकता ठीक नहीं है, यानी जिसकी मानसिकता अच्छी नहीं है, गलत मानसिकता वाले व्यक्ति को वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद नंबर 2, यदि वह अनुन्नमोचित दिवालिया है, यानी वह व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया है। अनुन्नमोचित से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसको देशभक्ति की भावना जिसके अंदर नहीं होती है, जो दूसरे देश का नागरिक हो गया है, अपने देश से जिसको कोई प्यार नहीं है और वह दिवालिया घोषित हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। नंबर 3, यदि वह ऐसे अपराध दोष सिद्ध है, यानी उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें कि नैतिक अधमता, यानी उसका नैतिक आचरण खराब है या नैतिक अधमता अंतर्वलित है, अंतर्वलित में निहित है, उसने कोई ऐसा अपराध किया है, उसका आचरण गलत हो गया है जिसमें
नैतिक अधमता है, यानी नैतिक उदंडता है, नैतिकता उसके अंदर नहीं है, और अंतर्वलित है, यानी नैतिक अधमता अंतर्वलित है, उसमें समाहित है, निहित है, यानी व्यक्ति नैतिक व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। नंबर 4, उसका ऐसा वित्तीय या अन्य हित है, यानी उस व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय हित है या वित्तीय हित से मिलता जुलता कोई अन्य प्रकार का हित है जिससे आयोग के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों मीन कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है। संभाव्य मीन संभावना है, यानी कोई ऐसा उसका हित है कि उसका आयोग का सदस्य रहते हुए उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, यानी गलत प्रभाव पड़ता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। मैं इसको एक बार पुनः आपको बता दूं, उसका ऐसा वित्तीय या अन्य हित है जिससे आयोग के सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर, यानी कोई ऐसा हित है जिससे आयोग के सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, तो ऐसे व्यक्ति को वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता।